हेलो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। हम लोगों ने इसके पहले पृथ्वी के परिमंडल पढ़े और उसके बाद हम लोगों ने कल स्थलमंडल पढ़ा, शैलों के प्रकार के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों की लेयर से बनी हुई संरचना है और पृथ्वी के आसपास जो इसकी सतह है वहाँ पर इसका घनत्व अधिक होता है और जब ऊंचाई बढ़ती है उसके साथ साथ ही इसका घनत्व भी बदलता जाता है। और तापमान की स्थिति की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से ही इसे कुछ भागों में बांटा गया है। इसको आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें सबसे निचली जो परत है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। फिर समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये लेयर्स जो है ये ही पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो हवाई जहाज़ हैं वो किस लेयर में उड़ते हैं, वायुमंडल की किस, तो स्ट्रेटोस्फेयर है यानी कि समताप मंडल में। आप जो ये क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर है, ये हमने आपको पहले भी बताया कि निचला भाग है और ये ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर, विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मतलब इसकी जो मोटाई है वो विषुवत वृत्त पर इक्वेटर पर जो इक्विनॉक्स है उस पर सबसे अधिक है। ठीक, मौसम के जो परिवर्तन में जो जगह जगह पे परिवर्तन और तापमान, टेम्परेचर का जो सेंटीग्रेड का भाग आता है, जो उसमें बदलाव आता है, उसके लिए समताप मंडल ही जिम्मेदार है। ये जैविक क्रिया के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मंडल है और क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो सीमा होती है, जो बॉर्डर लाइन होती है, उसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। फिर आ गया समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री सेंटीग्रेड, हवा का तापमान इसमें क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और ध्रुव के ऊपर 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी तापमान स्थिर होता है, स्थिर होने के कारण इसे कहा जाता है जो क्षोभ सीमा कहा जाता है। और इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, ओजोन की परत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस परत मतलब ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में, तो ये भी आपको लिखना होगा। फिर मध्यमंडल आता है। ठीक, मध्यमंडल में पहुंचकर जो तापमान में कमी होने लगती है और धीरे धीरे जो 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर सेंटीग्रेड इसकी जो ऊंचा तापमान है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम बताते जाएंगे, बाकी थ्योरेटिकल है आपके लिए जानने के लिए। ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए कम से कम। आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है और इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है, इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। जो भी रेडियो तरंगें पृथ्वी के द्वारा यहाँ पर भेजी जाती हैं वो वापस लौट आती हैं और ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि शुरू हो जाती है। बहिर्मंडल क्या है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर, जो वायुमंडल के बाहरी भाग सबसे ऊपरी भाग पर स्थिर होता है, जिसे बहिर्मंडल कहते हैं। वायुमंडल का सबसे ऊंचा स्तर होता है ये, और इस स्तर में जो भी घटक होते हैं वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। मतलब वो अंतरिक्ष की रेखा के समीप अंतरिक्ष में ही है। यद्यपि वायुमंडल के सभी स्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी वायुमंडल के 2 स्तरों का ही मुख्य अध्ययन किया जा सकता है जो गोल वृत्त है। कौन सा, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। तो उसके बाद ये आपका हो गया। और वायुमंडल में जो आपसे पूछा जाता है वो वायुदाब पेटियों के बारे में पूछा जाता है, तो हम ये वायुदाब पेटियाँ भी पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा पता होना चाहिए कि कितनी वायुदाब पेटियाँ हैं और कहाँ पर हैं। तो जो विषुवत प्रदेश होते हैं यानी कि इक्वेटर के आसपास के जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर अत्यधिक गर्मी के कारण जब हवा ऊपर उठती है तो वहीं पर विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध का निर्माण हो जाता है। 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण के अक्षांशों तक ये विस्तृत रहती है। अब इसमें क्या है, अत्यधिक निम्न दाब और वायुदाब और शांत वायुमंडल की दशाएं। यहाँ पर क्षैतिज पवनें चलते हैं, सीधे सीधे वाले क्षैतिज मतलब वर्टिकल पवनें नहीं चलती हैं। और
क्योंकि जैसे ही वो इन ध्रुवों के पास, कटिगन के पास पहुंचती हैं तो वो ऊपर उठने लगती हैं, तो सीधी सीधी पवनें नहीं चल पाती हैं। वायुमंडल, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डोलड्रम कहाँ पाए जाते हैं। तो वायुमंडलीय दशाओं के कारण अत्यधिक शांत रहने के कारण ही इस कटिबंध को डोलड्रम या शीत कटिबंध कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। न्यूनतम तापमान ध्रुवों के ऊपर पाया जाता है और जिसके कारण वायुमंडल की ठंडी और भारी हवा ही उस क्षेत्र में उतरती है और उच्च वायुदाब का निर्माण करती है। दोनों ही क्षेत्रों में ध्रुवों के ये पाया जाता है। ध्रुवीय उच्च दाब और विषुवतीय निम्न दाब कटिबंधों के मध्य जो है वो उच्च वायुदाब, जहाँ पर अधिक प्रेशर होता है, और निम्न वायुदाब भी ध्रुवों में ही पाए जाते हैं। कैंसर और कैप्रिकॉर्न रेखाओं के मध्य में बीच में 35 डिग्री से उत्तर और 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश जहाँ तक विस्तृत है, वहाँ पर ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध पाया जाता है। आपने अगर क्लास में आपको पढ़ाया गया हो ग्लोब के माध्यम से, तो बताया गया हो कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। उसी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नीचे उतरती हुई वायुधाराएँ जब बहते पवनों के साथ मिल जाती हैं तो फिर उन वायुदाब में प्रेशर, एयर प्रेशर बढ़ जाता है। इस वायुदाब को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। फिर ध्रुव पे और विषुवत पे कैसे निम्न होते हैं, तो इसमें भी निम्न दाब पेटियां पाई जाती हैं। क्यों? पृथ्वी का जब परिभ्रमण होता है, अपने उस पर चक्कर काटती है, तो जो उच्च दाब पेटियां हैं वहाँ से जो वायु होती है वो यहाँ पर रुक जाती है, तो यहीं पर निम्न वायुदाब कटिबंध उत्पन्न होता है। ठीक। फिर ध्रुवीय उच्च दाब और विषुवत निम्न दाब में यहाँ पर भी ध्रुवीय उच्च दाब पेटियाँ, और ये सब ध्रुव के आसपास से ही आपको पढ़ना है कि जो पृथ्वी का परिभ्रमण है उसके अनुसार ये वायु यहाँ पर आती है। दोबारा इसको हम एक बार पढ़ा दे रहे हैं कि उच्च दाब वायु पेटियाँ जो यहाँ पर जो प्रेशर के कारण, परिभ्रमण के कारण जो वायु रुकती है वो यहाँ पर टिक जाती है, इसीलिए यहीं पर निम्न वायुदाब कटिबंध उत्पन्न होता है। ये वायुदाब पेटियाँ स्थिर न होकर शिफ्टिंग होती रहती है, इसमें खिसकती रहती हैं। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने पर जब ऐसा होता है तो ये स्थितियाँ दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण खिसक जाती हैं। और जल भाग में जलभाग की अधिकता होती है तो इसकी तरफ कम खिसकती है, उत्तर की तरफ ये वायुदाब पेटियाँ अधिक शिफ्ट होती हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया वायु मंडल के स्तर, ठीक है, 5 स्तर स्टेप, और ये वायुदाब पेटियाँ, ये आपका आज का टॉपिक है।